हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज है दिसंबर 8। क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आई है 8 दिसंबर 2024 को, वो हम देखेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। वैसे तो आज संडे है, संडे को कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज आती नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारी न्यूज पेपर बच गया था 6 दिसंबर का, सॉरी, यानी कि परसों का, उसकी इम्पोर्टेंट न्यूज भी हमने इसमें ऐड कर ली है, यानी कि कोई भी आर्टिकल यहाँ नहीं छूटेगा। तो आइए चलते हैं। जो फर्स्ट न्यूज है, ठीक है, एक स्पेशल बेंच सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करेगी। किस चीज की? प्लेस ऑफ जो वर्शिप एक्ट है, वो उसका अभी क्या स्टेटस है और उस पे क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो इट विल लुक इनटू प्लेज सीकिंग टू रिक्लेम प्लेस ऑफ वर्शिप एनक्रोच्ड बाय मुस्लिम इन्वेडर्स। जो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं, उन्होंने, मान लो पहले वहां पे हिंदू टेम्पल होता था और उन्होंने क्या किया, उसको तोड़ के वहां पे मुस्लिम की मस्जिद वगैरह बना दी। तो जब उन्होंने मस्जिद बना दी, तो क्या हुआ कि 1947 तक वो मस्जिद वहां थी। तो फिर एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आता है कि जो स्टेटस 1947 में था, वो पहले चाहे हिंदू की टेम्पल हो या मस्जिद हो, लेकिन जो 1947 में किसी भी रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है, उसका जो स्टेटस था वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा, वही सेम रहेगा। ठीक है, तो लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं इन चीजों पे। तो इसकी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुनवाई करेगा, फिर से हियरिंग होगी। ठीक है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 लेज डाउन रूल टू प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस प्लेस। ठीक है, तो प्रिवेंट करता है कि कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस प्लेस हमें कैसे बचाना है। ठीक है, सेक्शन 2C है इसका, जो डिफाइन करता है प्लेस ऑफ वर्शिप को, टू इंक्लूड टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, मोनेस्ट्री या फिर एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, रिलीजियस वर्शिप। सेक्शन 3 क्या है, प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन किसी भी प्लेस का। कौन सा सेक्शन है, यह आ सकता है सेक्शन 3। सेक्शन 4 इम्पोज करता है एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रिलीजियस करेक्टर ऑफ एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्ट ऑन 15 अगस्त 1947। ये बात मैंने अभी बताई थी कि जो करेक्टर है वही रहेगा। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, और काफी इंपॉर्टेंट है ये। प्री में और मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो ज्ञान वापी मोस्ट कमेटी है, उसने भी इंटरवेन जो कर रही है स्टेट या फिर बाकी लोग, उसको चैलेंज किया है कोर्ट में, कि वो चैलेंज कर रहे हैं जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट था 1991, उसको ही। ठीक है, अब चलते हैं आगे न्यूज पे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में है। कौन से आर्टिकल में है? 124, 124 से 147। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जो जजेज हैं अभी, स्ट्रेंथ 34 हो सकती है। ये डिसाइड कौन करता है? ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो मिलिटेंट्स हैं, ठीक है, डेमेस्कस, जो कि सीरिया की कैपिटल है, वो उसके काफी पास आ गए हैं, लेकिन सीरिया ने डिनाइज कर दिया है, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बार सीरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीरिया की लोकेशन। तो ये सीरिया है, काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो इसकी जो ये कैपिटल है, ये देखिए, ठीक है, लेबनान के बिल्कुल पास में ही है। इसको बॉर्डर कौन कौन टच कर रहा है? इराक, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल भी यहाँ तक की 4, और टर्की। ये सब कंट्री जिसको, और मेडिटेरियन सी तो कर ही रहा है। हामा, हामा भी यहाँ पे ही है, कैपिटल काफी, कैपिटल में सॉरी एक सिटी है, काफी इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, हामा। ठीक है, तो ये सारी सीरिया की इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, और ये बॉर्डर है हमने जो देखा।
एक हेल्दी इंडिया हैप्पी इंडिया कैंपेन हेल्थ के लिए चलाई है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप यूज कर सकते हो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने और द हिंद ग्रुप के साथ मिलकर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, नेक्स्ट पेज पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डायरेक्ट एडिटोरियल वाले पेज पे ही चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। अब देखो क्या एडिटोरियल आया है आज संडे को, एनालिसिस आता है कि जो प्लास्टिक बैन पे जो ट्रीटी स्टार्ट हुई थी, बातचीत शुरू हुई थी, वो क्यों नहीं मतलब आगे बढ़ी, वो फोर्स में क्यों नहीं आई। ठीक है, तो प्लास्टिक बैन पे जो अभी एक मीटिंग हुई थी, बुसान सिटी है एक, बुसान कहाँ, साउथ कोरिया में। ठीक है, तो अब देखो स्टार्टिंग कैसे हुई इसकी। एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी INC 5 हुई थी प्लास्टिक पोल्यूशन पे, जहां लगभग 170 कंट्रीज के जो डेलीगेट्स हैं वो आए थे। ठीक है, दे वांट टू एस्टेब्लिश ए लीगल बाइंडिंग ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, एक ऐसी ट्रीटी एस्टेब्लिश की जाए जो लीगली भी बाइंडिंग हो। ठीक है, बट अपने मैंडेट को मीट करने में वो फेल हो गई। तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है क्या? UNEA, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली, एक होती है UNGA, लेकिन ये क्या है, UNEA, रिजोल्व इन मार्च 2022। उन्होंने रिजोल्यूशन लिया था कि प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करना है, इवन जो मैराइन एनवायरनमेंट है उसमें भी। टू दैट एंड जो INC कमेटीज हैं, इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग कमेटी, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूट की गई और उनको टास्क दिया गया नेगोशिएट करने का एक ट्रीटी कि 2024 के एंडिंग से पहले एक ट्रीटी साइन की जाए। ठीक है, तो लास्ट 2 ईयर में कंट्री जो है वो 5 टाइम मिली है, यानी कि ये फिफ्थ फिफ्थ थी INC 5। तो उन्होंने कोशिश की है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड कैसे किया जाए, कैसे कोई ट्रीटी साइन की जाए, तो उसी कोशिश में ये इनका 5th टाइम मिलना था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट थी। तो काफी जो कंट्री थी एंथुजियास्टिक भी थी कि कैसे एनकरेज करेंगे हम रिसाइकलिंग को और सर्टेन प्लास्टिक पोल्यूशन को प्रोहिबिट करें। ठीक है, तो इंडिया ने फॉर एग्जांपल सिंगल यूज जो प्लास्टिक बैन है वो 22 से ही लगा दिया पहले ही, बट काफी जो कंट्रीज हैं वो रिलेक्टेंट थी कि वो अपना प्लास्टिक पोल्यूशन लिमिट करने के लिए उतनी रेडी नहीं थी। तो जो ICNC 5 थी वो स्टार्ट हुई थी बुसान में। ठीक है, तो काफी ज्यादा लॉन्ग नेगोशिएशन हुई। तो प्लास्टिक पोल्यूशन एज ए वेस्ट पे काफी ज्यादा चर्चाएं हुई, काफी मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, ये वो सब बातें हुई, लेकिन फाइनली कोई कंक्लूजन नहीं निकल सका। तो प्लास्टिक पोल्यूशन की अब ये राइटर बता रहे हैं प्रॉब्लम कितनी बुरी है। ठीक है, अर्ली 2000 में अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड रोज मोर इन ए सिंगल डिकेड देन इट हैड इन द प्रीवियस 40 ईयर। एक डिकेड में उतना प्लास्टिक वेस्ट हो गया जितना 40 साल में हम करते थे, अगर हम देखें तो। और जो वर्ल्ड है वो 400 मिलियन टन तक प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है हर साल। तो हिस्ट्री का अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो प्राइमरी जो प्लास्टिक है उसका प्रोडक्शन वो अराउंड अराउंड 1100 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा, मिलियन टन। कब? अराउंड अराउंड 2050 तक 1100 मिलियन प्लास्टिक प्रोड्यूस करने लग जाएंगे हम, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होगा।
और वरिंग तो ये बात है कि जो शिफ्ट है वो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा है। ठीक है, यानी कि एक बार यूज करके उनको थ्रो कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। इसमें से भी 36 जो परसेंट प्लास्टिक है वो यूज होता है पैकेजिंग में। और सिंगल यूज जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है, फूड एंड बेवरेजेज कंटेनर, 85% ends up in landfills or unregulated waste. On top of that, about 98% of single-use plastic products are produced from fossil fuel. फॉसिल फ्यूल से 98% जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, और वर्जिन फीडबैक। तो ये सारी चीजें हैं। जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन का जो लेवल है एसोसिएटेड है इस प्रोडक्शन के साथ यूज एंड डिस्पोजल ऑफ कन्वेंशनल जो फॉसिल फ्यूल वेस्ट प्लास्टिक है, उसकी वजह से 90% ऑफ ग्लोबल कार्बन बजट बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ जाएगा 2040 तक प्लास्टिक की वजह से। 7 बिलियन जो टन है प्लास्टिक वेस्ट वो जनरेट हो चुका है ग्लोबली। लेस देन 10% से भी कम रिसाइकिल होता है। तो काफी ज्यादा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो लॉस्ट हो जाता है एनवायरनमेंट में, या फिर शिप थाउजेंड ऑफ किलोमीटर टू डेस्टिनेशन वेयर इट मोस्टली बर्न और डंप्ड। तो जो एनुअल लॉस है वो 80 टू 120 बिलियन तक का होता है। और ऐसी ऐसी प्लास्टिक है जैसे सिगरेट के बट्स में, प्लास्टिक फाइबर में, यहाँ रैपर में, यहाँ प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक कैप्स, प्लास्टिक स्ट्रॉ, तो इन सब में प्लास्टिक कॉमनली यूज किया जाता है, जो मोस्ट कॉमन है। इंडिया की क्या पोजीशन थी इस ट्रीटी पे? इंडिया ने कहा देखो जी, हम तो अनेबल हैं इसको सपोर्ट करने में, कि we are unable to support any measure to regulate production of primary plastic polymer। प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर से रिलेटेड जो भी मेजर होंगे हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा लार्ज इम्प्लीकेशन होंगी राइट टू डेवलपमेंट ऑफ मेंबर स्टेट। इंडिया के जो नेगोशिएशन लीडर थे नरेश पाल गंगवार, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से थे, उन्होंने कहा एट द कंक्लूडिंग प्लेनरी सेशन इंडिया हैड ऑलवेज बीन कमिटेड टू प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस इन डिसीजन मेकिंग में रिस्पेक्ट ऑफ substantive matter under multilateral environment agreement. This principle reiterated collective decision making and reflected shared responsibility and commitment. Elaborating on these points, India's position was that it has banned 22 kind of single-use plastic. इंडिया ने ऑलरेडी बैन कर रखा है। और इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अप्लाई कर रखी है। मीन्स कंपनी को खुद सर्टेन जो परसेंटेज है पैकेजिंग वेस्ट का वो रिसाइकल करना होगा। ठीक है, और मोस्ट कॉमन जो काइंड है वो प्लास्टिक वेस्ट वो बैन भी है। बट जो वर्जिन पॉलीमर प्रोडक्शन है वो इंडिया का मेजर प्रोडक्ट है और एक्सपोर्ट भी है, विद कोग्लोमरेट्स सच रिलायंस हैविंग सिग्निफिकेंट स्टेक इन इंडस्ट्री। तो काफी डिपेंडेंसी है। तो इंडिया ने व्यूड कॉल टू कट प्लास्टिक प्रोडक्शन and regulate its supply akin to introducing barrier to trade। इंडिया की जो पोजीशन थी वो जो चाइना बोल रहा था, साउथ अफ्रीका, अरबिया, सऊदी अरबिया और सेवरल अदर जो कंट्री थी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी स्टेट, इनके साथ ही लगभग अलाइनिंग थी जब नेगोशिएशन हो रही थी। 85 से 100 कंट्री जो थी आउट ऑफ 170 वो चाह रही थी कि कट हो प्लास्टिक प्रोडक्शन में, ईयर वाइज टारगेट डिसाइड हो और वो उनको अचीव करें और रिस्ट्रिक्ट करें सप्लाई एंड ट्रेड को। और इंडिया ने स्ट्रांगली अपोज किया प्रपोजल फॉर कंट्री टू वोट ऑन proposition that draft text that were produced at negotiation such as INC। तो क्योंकि आईएनसी में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की तरह होती है, एवरी सिंगल वर्ड एंड पंचुएशन हैज टू बी एग्रीड अपॉन बाय ऑल कंट्री। ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो इससे क्या होगा, एक डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा और उसको सोल्व करने में काफी ईयर्स लग जाएंगे। तो वोटिंग राइट का प्रपोजल का है, बट कंट्री ने काफी ने इसको भी अपोज किया है। तो क्या ये एंड ऑफ रोड है? नहीं, इट मीन्स INC 5.2 भी होगी, जो कि नेक्स्ट ईयर होगी। तो उसमें जैसे COP हुई थी कोप में, काफी एफर्ट के बाद एक फाइनल कंक्लूजन निकल के आया था, तो ऐसा ही पॉसिबल है कि आगे भी हो जाए। तो ये था प्लास्टिक के बारे में। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट चीज, देखो, जो टंगस्टन है, टंगस्टन, उसकी माइनिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो नोट दे दी है परमिशन, बट तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है, जो एक्टिविस्ट हैं, वो ऐसी जगह पे हो रही है टंगस्टन की जो माइनिंग है, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। ठीक है। तो मेलूर इन मदुराई डिस्ट्रिक्ट, तो इसके ऊपर टसल चला हुआ है, तो ये उसके बारे में ही बोला गया। साउथ कोरिया में क्या हुआ था कि उनके प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया था वहां पे। ठीक है। बट लास्ट टाइम पे पार्लियामेंट ने एक ऐसा लॉ पास कर दिया कि जिसकी वजह से वो फाइनली अप्लाई नहीं हो पाया। प्रेसिडेंट के ऊपर अभी वो भी नहीं चला है, जो इम्पीचमेंट है, उससे भी वो एस्केप कर गए हैं, यून, प्रेसिडेंट यून। ठीक है। आगे चलते हैं। टेररिस्ट शुड नॉट रन सीरिया से असाद अलाई रसिया इन मीटिंग विद ईरान तुर्की। इनकी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने बोला है कि ऐसा टेररिस्ट को नहीं करना चाहिए। हिंदूज पे जो अटैक हो रहे हैं बांग्लादेश में, वहां पे इंडियन अमेरिकन ने रैलीज निकाली है। बुर्किना फासो में जो जुनता चीफ है, उसने PM को डिजोल्व कर दिया, गवर्नमेंट को डिजोल्व कर दिया और खुद अपने आप लीडर बन चुके हैं ये। कैप्टन इब्राहिम तरोरे। यूक्रेन ने कन्फर्म किया है, यूक्रेन डिलीवरी ऑफ सेकंड बैच ऑफ डेनिश F-16 डेनमार्क ये भेज रहा है। ठीक है। हेग नीदरलैंड में एक्सप्लोजन हो गया जिसमें 4 लोगों की डेथ हुई। तो ये था, इतना ही था इसमें आज के न्यूज़पेपर में। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम PSIR। ठीक है। थ्योरी ऑफ स्टेट देख रहे थे, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। ठीक है। फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में क्या है, कैथरीन मैकिनोन, इन्होंने क्या बोला है, patriarchy as inscribed into the very structure of the liberal state appear male in the feminist sense। feminist sense में state क्या appear होते हैं, male। ठीक है। कैरोल पैटमैन, इन्होंने क्या बोला, ए सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट इज द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद रेडिकल जो फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया स्टेट इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पैट्रियार्की, स्टेट भी एक पैट्रियार्की का इंस्टीट्यूशन। अब आगे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट। पोस्ट कॉलोनियल में क्या है, फ्रेंच फैनन, जो स्ट्रक्चर है कॉलोनियलिज्म की, उन्होंने क्रिएट किया साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ डिपेंडेंस, पैसिविटी और एपैथी, विच आर द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है जो परपेचुएटिंग कॉलोनियलिज्म। मार्क्सिस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का क्या क्या व्यू है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कौन कौन है इसमें, इमैनुअल वेलरस्टीन, समीर अमीन और एजी फ्रैंक। लेनिन के अकॉर्डिंग एक्सपेंशनिज्म एज इनहेरेंट इन कैपिटलिज्म कॉल्स कॉलोनीज डिपेंडेंसी, कि कैपिटलिज्म के अंदर ही है ये एक्सपेंशनिज्म। एजी फ्रैंक ने कंसेप्ट दिया है डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, कि वेस्ट का क्या इंपैक्ट हुआ है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट पे। इमैनुअल वेलरस्टीन ने एक्सचेंज, इकोनॉमिक एक्सचेंज, कोर और पेरिफेरी का मॉडल दिया था। ये तो थे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। अब आगे स्ट्रक्चरलिस्ट, हमजा अलवी। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट वो एंटिटी है जो स्टैंड आउटसाइड एंड अबव सोसाइटी, एन ऑटोनोमस एजेंसी दैट इज इन्वेस्टेड विद एन इनपुट सोर्स ऑफ रैशनैलिटी, कैपेबिलिटी टू इनिशिएट परस्यू प्रोग्राम टू डेवलपमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ होल सोसाइटी। ठीक है। तो इसने प्रिस्मेटिक सोसाइटी भी बोला है इन स्टेट को। तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में। अब है एथिक्स की इंपॉर्टेंट की टर्म्स। यूटिलिटेरियलिज्म या टेलियोलॉजिकल, एक होती है डियोंटोलॉजिकल, मतलब ड्यूटी बेस्ड अप्रोच।
और एक होती है टेलियोलॉजिकल, यानी कि रिजल्ट बेस्ड अप्रोच, आउटकम बेस्ड, यूटिलिटेरियलिज्म। ठीक है, ये यूटिलिटेरियलिज्म का मतलब क्या है कि मतलब कि कोई भी एक्शन तभी मोरली राइट होगा और ये ज्यादा लोगों को फेवर कर रहा है तो, यानी कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, यानी कि आउटकम ऑफ एक्शन विल डिटरमाइन एथिकलिटी ऑफ एक्शन। इसने एडवोकेट किया है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रीडम को, as they are necessary for a free environment which is the basis for utility maximization, thus promote risk taking attitude, innovation, independence instead of dependence। उसके बाद जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये एडवोकेट की गई थी जर्मी बेंथम के द्वारा, जो कि क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म। कौन सी है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या, एक्शन तभी राइट माने जाएंगे अगर वो मैक्सिमाइज हैं, ज्यादा लोगों को हैप्पीनेस देते हैं और मिनिमाइज करते हैं पेन को। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, जर्मी बेंथम। It uses a principle of utility to assess and best outcome for greatest number of people। J.S. मिल, इन्होंने दिया था क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियलिज्म। इसका मतलब क्या है? बेस्ड ऑन द व्यू दैट ए गुड एक्ट वाज वन दैट वुड इंक्रीज द जनरल प्रिवेलेंस ऑफ प्लीजर और पेन इन द होल सोसाइटी, जो होल सोसाइटी में प्लीजर को बढ़ाए ओवर द पेन, ये क्वालिटेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल्स फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट इन लार्जर इंटरेस्ट, ये सारे यूटिलिटेरियलिज्म के एग्जाम्पल है। द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इज द फाउंडेशन ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, किसने बोला? ये जर्मी बेंथम ने। एक्शन आर राइट इन प्रोपोर्शन एज दे टेंड टू प्रमोट हैप्पीनेस, रॉन्ग दे टेंड टू प्रोड्यूस द रिवर्स ऑफ हैप्पीनेस। अगर वो हैप्पीनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक्शन राइट है, अदरवाइज वो रॉन्ग है। एक हार्म प्रिंसिपल किसने दिया है? ये J.S. मिल ने। ठीक है, तो इफ ये क्या स्टेट करता है? इट स्टेट दैट पीपल आर फ्री टू एक्ट एज पर देयर विश एज लॉन्ग एज देयर एक्शन डू नॉट हार्म अदर पर्सन, अगर उनके एक्शन अदर पर्सन को हार्म नहीं करते। ये J.S. मिल ने दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एंश्योरिंग वैक्सीनेशन ऑफ पर्सन ड्यूरिंग स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक सो दैट दूसरे लोगों को हार्म ना हो। The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का वैल्यू एडिशन, PSIR एंड एथिक्स का। अब कल के दो जो इम्पोर्टेंट आई है कल, सॉरी 6 दिसंबर की जो न्यूज बच गई थी कल, एक तो देखो ये फाइनेंस कमीशन पे आर्टिकल आया है, ये लिखा है M.K. स्टालिन ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं और CM भी हैं, DMK के प्रेसिडेंट हैं और CM हैं तमिलनाडु के। ठीक है, देखो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है, जो कि टैक्स डिवोल्यूशन का काम करता है स्टेट एंड सेंटर के बीच में। 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन होंगे? अरविंद पनगारिया, काफी इंपॉर्टेंट है अरविंद पनगारिया। तो इसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट होंगे अलग अलग फील्ड से, और जो क्रिटिकल फिजिकल चैलेंज इंडिया फेस कर रहा है उसको री एड्रेस करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं? अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ग्लोबल चेंजेस, जो इस फाइनेंस कमीशन ने डिसीजन लिए हैं, ये डिसीजन फिजिकल फेट ऑफ नेशन को ही नहीं बल्कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री है उसको भी आने वाले डिकेड में इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, जो ग्लोबली इकोनॉमिक ट्रेंड है उसके साथ इसके जो वर्क हैं वो कोइंसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रेंड शोरिंग, रीशोरिंग, ये क्या शेप करते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट पैटर्न को। रीशोरिंग, कोई कंपनी वापस आ जाए, फ्रेंड शोरिंग दूसरी कंट्री में चले जाए। तो यूनिक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए और तमिलनाडु के लिए, क्योंकि अभी तमिलनाडु के CM है तो ये लिख रहे हैं। तो इन अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए जो क्रिटिकल चैलेंज है फाइनेंस कमीशन के लिए, एक बैलेंस इनको सेटअप करना होगा, इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन
और इंसेंटिवाइजिंग ग्रोथ। हाई परफॉर्मिंग जो स्टेट है तमिलनाडु वगैरह में, देखो 1951 में जब फर्स्ट फाइनेंस कमीशन फॉर्म हुआ था, उन्होंने अपनी अपनी अप्रोच फिस्कल चैलेंज के लिए अडॉप्ट की है। हर कमीशन ने अचीव किया है इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का, स्टेट का शेयर बढ़ा के वर्टिकल डिवोल्यूशन के थ्रू, और फंड चैनल किया है लेस डेवलप्ड स्टेट को हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के थ्रू। बट एक क्लियर गैप है डिक्लेयर्ड जो ऑब्जेक्टिव है और आउटकम में, जो कि लाई करता है फॉर न्यू एंड फेयर सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 15 फाइनेंस कमीशन ने जो वर्टिकल शेयर दिया था डिविजुअल पूल का स्टेट्स को, वो था 41%। बट जो इफेक्टिव डिवोल्यूशन हुआ स्टेट में फर्स्ट 4 ईयर में, वो था सिर्फ 33.14% यूनियन ग्रोस टैक्स रिवेन्यू का। तो जो अनप्रेसिडेंटिंग सेस और सरचार्ज लगाया जाता है यूनियन के द्वारा, वो फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से मतलब कि जो इफेक्टिव डिक्लाइन आया है डिवोल्यूशन में। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इंसेंटिवाइज परफॉर्मेंस, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको और ज्यादा शेयर दो, और ज्यादा पैसा दो। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन द स्टेट्स हैज बीन particularly severe due to the increase in the counterpart funding for central sponsored scheme। एक साइड तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जिसमें कुछ परसेंट पैसे, 60% मोस्टली पैसे सेंटर देता है, 40% स्टेट, तो स्टेट के ऊपर तो बर्डन आ ही गया। दूसरी साइड से इनएडुक्वेट डिवोल्यूशन, पैसे भी नहीं मिलते। तो ये कह रहे हैं कि कम से कम 50% शेयर करो स्टेट का ग्रोस सेंट्रल टैक्स में, और स्टेट को ग्रेट फिस्कल ऑटोनॉमी दी जाए फंडिंग में और लोकली रिलीवेंट स्कीम्स में। अब ये तो था सेंटर से जब स्टेट पे आएगा, दिस इज वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब स्टेट के बीच में भी किस बेस पे फंड दिया जाएगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में रीडिस्ट्रीब्यूशन जो पॉलिसी है, जो फर्स्ट 4.5 डिकेड हमारी कंट्री में मतलब कि फॉलो कर रही है, लिमिटेड रिजल्ट आए हैं उसकी वजह से। तो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या उठता है, तो जो स्मॉल नेशनल पाई विद ए लार्जर शेयर ऑफ लेस डेवलप्ड स्टेट और इन लार्ज नेशनल पाई विद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड ग्रेट एब्सोल्यूट स्टेट। आंसर इसका डिफिकल्ट है, बट एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है, जो कि लार्ज नेशनल इकोनॉमिक पाई इंश्योर करेगी, रीजनेबल शेयर फॉर लेस डेवलप्ड स्टेट एंड एडिक्वेट रिसोर्स और प्रोग्रेसिव स्टेट को एडिक्वेट रिसोर्स देने चाहिए सो दैट वो और ज्यादा आगे बढ़ सके। तो प्रोग्रेसिव सोर्स एलोकेशन मेथोडोलॉजी होनी चाहिए परफॉर्मेंस के बेस पे। चैलेंज भी है प्रोग्रेसिव स्टेट में। ठीक है, प्रोग्रेसिव स्टेट सच एज तमिलनाडु ऑल्सो फेस यूनिक चैलेंज इन डेमोग्राफी एंड अर्बनाइजेशन। मीडियन एज हायर देन है नेशनल एवरेज से, तो स्टेट की जो कैपेसिटी है जनरेट करने की कंजम्पशन बेस्ड टैक्स रिवेन्यू, वो डिक्लाइन भी हो रही है ऐसे ऐसे स्टेट में। कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग एंड एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन एज बढ़ रही है, तो एंश्योर करना है कि स्टेट डू नॉट फॉल इनटू मिडिल इनकम ट्रैप में ना पड़ जाए और ग्रोथ स्टैग्नेंट ना हो जाए। ग्रो ओल्डर बिफोर बिकमिंग रिच। ठीक है, वो ओल्ड हो जाते हैं, रिच बन ही नहीं पाते ऐसे स्टेट। तो नेक्स्ट चैलेंज इज अर्बनाइजेशन, फास्ट ग्रो हो रहा है। ठीक है, तमिलनाडु जैसा स्टेट जहाँ पे इतना फास्टेस्ट रेट है अर्बनाइजेशन की। ठीक है, इसमें 57% पॉपुलेशन अर्बन हो जाएगी टिल 2031, जबकि नेशन इंडिया में सिर्फ 37% ही होगी, यानी कि बहुत ज्यादा है तमिलनाडु आगे। तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को पूरा करने के लिए तो काफी ज्यादा पैसा चाहिएगा। तो वी शुड कीप इन माइंड दैट द मैंडेट ऑफ कमीशन गोज बियॉन्ड फिस्कल arithmetic. It is about envisioning a future where every state contribute to and benefit from nation progress। ठीक है, तो सभी स्टेट को फायदा हो, whether it is fostering manufacturing, addressing urbanization challenge, ensuring climate resilience, commission decision,
impact million of life and determine the trajectory of country destiny to take its place among the world's leading economy। तो काफी इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद है ए थ्री नेशन विजिट एज ए फोरे इनटू द समिट डिप्लोमेसी। ये पहले भी आर्टिकल आया था ऐसे ही, इनमें जो मतलब कि विजिट किया मोदी जी ने तीन नेशन की, नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना। ठीक है, गुयाना में मतलब कि जो गुयाना है, नेशन ऑफ फ्यूअर मोर देन 1 मिलियन, 10 लाख से भी कम लोग हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट केम इनटू फोकस, 40% ऑफ पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है इसकी। तो बायलेटरल कोऑपरेशन प्रोग्राम, गुयाना में काफी ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तो कोऑपरेशन हमें करना चाहिए एनर्जी के सेक्टर में, डिफेंस, अर्बन, इन सब सेक्टर में। 10 MOU साइन हुए हैं, एजुकेशन, फूड, डिजिटल कोलैबोरेशन। इंडिया और जो कैरेबियन कम्युनिटी है उन्होंने सेकंड समिट जॉर्ज टाउन गुयाना में होगी। तो काफी ज्यादा मोदी जी ने इंटरेक्ट किया बाकी सब लोगों से। तो ये सब मतलब कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग, जैसे G20 की प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास थी, 19 समिट थी, तो वहाँ पे हमने अलग अलग ग्लोबल अलायंस फॉर हंगर एंड पोवर्टी वहाँ लॉन्च हुई। तो ये सारा बताया गया। नाइजीरिया के साथ अलग अलग मतलब सिटी अबूजा में इनको अवार्ड दिया गया, वहाँ का जो सबसे सेकंड हाईएस्ट है। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। चेयरमैन भी है नाइजीरिया इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट का, वो भी इंडिया के लिए काफी रिलीवेंट है। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज, इम्पोर्टेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर विजिट पैक्ड ए lot within 6 days, it contribute to enhancing India global standing and Mr. Modi image popularity abroad. Guyana President Irfan Ali hailed him a champion among leaders, उन्होंने उनको चैंपियन बोला है, who has led incredibly through the expeditious implementation of decision announced. New Delhi could optimize outcome of these bold essay in diplomacy। ठीक है, सीरिया में जो हो रहा है उसका थोड़ा सा जिस्ट पढ़ लेते हैं। इस्लामिक मिलिटेंट इन सीरिया नॉर्थ वेस्ट लॉन्च्ड ए सरप्राइज अटैक लास्ट वीक। अपने आप ही कौन है प्रेसिडेंट, बशर अल असद। तो टेरिटोरियल गेन उन्होंने काफी कर लिया है। HTS इज लीड बाय अबू मोहम्मद अल जुलानी। ठीक है, वो लीड कर रहे हैं इसको, मिलिटेंट 42 ईयर ओल्ड सीरियन मिलिटेंट है। 20 ईयर की एज में वो इराक चला गया था फाइट करने के लिए अमेरिकन ऑक्यूपेंसी से, अलकायदा को उसने ज्वाइन किया था। अबू बकर वहां अलकायदा को चलाते थे। विदाउट डायरेक्ट सपोर्ट फ्रॉम ईरान, हिजबुल्लाह एंड रशिया, सीरिया ट्रूप वर वल्नरेबल। अगर यहाँ से डायरेक्ट सपोर्ट नहीं आता तो ये वल्नरेबल है। मिलिटेंट रिपोर्टली बैक्ड बाय तुर्की। मिलिटेंट को कौन, तुर्की है जो वो बैक कर रहा है, तुर्की इसको बोल सकते हैं। मेड यूज ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड मेड स्विफ्ट एडवांस टू कैप्चर द होल ऑफ एलिप्पो। एलिप्पो इसकी एक सिटी है। ठीक है, ये रही एलिप्पो सिटी, पूरा मैप दे रखा है। एटलीस्ट 25 किल रशियन सीरियन। ये इडली भी इसकी सिटी है। ठीक है, HTS एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप्स ने इतनी सिटी पे अपना वो कर लिया है, इतनी जगह पे। ठीक है, तो एरिया कैप्चर्ड बाय जिहादिस्ट फोर्स सिंस नवंबर 27, ये सारा है। भूटान और इंडिया में गेलेपू हाइडल पावर प्लांट के लेके बात हुई है। भूटान के जो किंग हैं वो इंडिया में आए हैं, जिम्स केसर। तो इस तरह से हमने आज के न्यूज़पेपर को और 6 जो दिसंबर का बचा हुआ न्यूज़पेपर था उसको डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।